फ्रेंड्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। 500 एमसीक्यू हमारा टारगेट है। यूज़फुल है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए और यूजीसी नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए। सो आज का पहला क्वेश्चन कहता है, धारा 80E के अंतर्गत कटौती मिलती है, डिडक्शन एडमिजिबल अंडर सेक्शन 80E। तो आपको एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए 80E किस लिए है? क्या डोनेशन के लिए? देखिए, अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको मिलती है 80G। अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं खास करके सीनियर सिटीजन्स पे तो 80D मिलती है, या किसी किसी मामले में 80DDB भी मिलती है, लेकिन कम से कम 80E तो नहीं मिलती है। हायर एजुकेशन के लिए लिए गए लोन पर ब्याज भुगतान पे तो ये बिल्कुल सही है। ई से एजुकेशन याद रख लो, ये बिल्कुल ठीक याद है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन इससे आराम से याद हो जाता है आपको कि अगर आपने अपने किसी बच्चे के लिए या खुद के लिए हायर एजुकेशन लोन लिया है और उसके ऊपर अगर आपने ब्याज चुकाया है, तो जब आप ब्याज चुकाएंगे तो आपको 80E का बेनिफिट मिलेगा। तो 80E की डिडक्शन इस बारे में है। वैसे डी भी पढ़ लेते हैं। अगर आपने मकान बनवाया है या मकान खरीदा है और उसके लिए लोन लिया था तो उस पर भी इंटरेस्ट की कटौती मिलती है, लेकिन वो सीधी आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलती है। वहाँ पे आपका एक सेक्शन होता है 24B, जितना ब्याज आप चुकाएंगे उसकी कटौती मिलेगी। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान होगा तो 2 लाख की लिमिट भी होगी। बट इसने पूछा था एजुकेशन लोन पे अगर हम जो ब्याज चुकाते हैं उसकी कटौती, तो उसकी कटौती 80E के अंतर्गत है। सो सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ लिखा है रिटर्न ऑफ इनकम और सामने कुछ धाराएं लिखी हुई हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक साथ आपके 5 क्वेश्चन कवर होते हैं इससे। तो जो आय की विवरणी होती है, हर किसी व्यक्ति को ITR भरना होता है। अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक लिमिट को टच करती है, बेसिक लिमिट को एक्सीड करती है, तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम भरना होगा। उसको अपनी आयकर विवरणी भरनी होगी सेक्शन 139 के तहत। सेक्शन 139 में डेट्स वगैरह बताई गई हैं। तो ये आपका पहला जाके डी के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद है स्क्रूटनी असेसमेंट। कई बार आप जो रिटर्न फाइल करते हैं तो वो स्क्रूटनी में आ जाती है, मतलब वो कर अधिकारियों के पास की नज़र में आ जाती है और वो उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं, इन डेप्थ एग्जामिनेशन करते हैं। रैंडमली भी हो सकता है, पर्पसफुली भी हो सकता है। तो स्क्रूटनी असेसमेंट की सेक्शन है 143(3). ठीक है, ये हमने अलग अलग क्वेश्चनों पे तो देखा है, लेकिन अभी हमारी नॉलेज चेक कर रहा है कि हमें याद है या नहीं है। तो सेकंड आपका ई के साथ जाके मैच होगा। सेल्फ असेसमेंट, व्यक्ति इंडिया में स्वतः कर निर्धारण ही करता है। हर व्यक्ति अपना टैक्स खुद ही असेस करता है। सेक्शन 140A है इसका। सेक्शन 140A के तहत व्यक्ति अपना सेल्फ असेसमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है इंटीमेशन। जब आप अपना ITR फाइल करते हो तो वहाँ से एक तरह से एक एक्नॉलेजमेंट आती है, वो इंटीमेट किया जाता है आपको 143(1) के तहत। तो 143(3) तो मैंने बताया स्क्रूटनी असेसमेंट का, और 143(1) है इंटीमेशन का, कि समथिंग आपका जो ITR फाइल किया था आपने वो हमें मिल गया है। ठीक है, और इसके बाद है रिटर्न बाय होम टू बी वेरीफाइड। तो 139 तो बताती है कि आपको ITR कब फाइल करना होगा। 140 बताती है कि ITR को वेरीफाई कौन करेगा, मतलब उस पर साइन कौन करेगा। अगर कंपनी है तो उसका ITR कौन फाइल करेगा, फर्म का कौन करेगा, इंडिविजुअल तो खैर खुद ही करता है। तो पांचवा आपका जाके ए के साथ मैच हुआ। अब नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मेरे पास जगह कम थी तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। पहले का डी है, देखते हैं ये। दूसरे का ई है, तीसरे का बी है, चौथे का सी, पांचवे का ए। एक बार मैं जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ। आपका जो ITR है वो सेक्शन 139 के तहत होता है। स्क्रूटनी असेसमेंट का 143(3) है, सेल्फ असेसमेंट का 140A है, इंटीमेशन का 143(1) है, और रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा इसका 140 है। क्या करना चाहिए? TDS के सेक्शन है, रोज़ 5 सेक्शन लिख लो। ये वाले सेक्शंस हैं, रोज़ 5 लिख लो। जो चीज़ अगर मुश्किल याद होती है, ये भी टफ है, अगर ऑब्वियस सी बात है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने भी याद की हैं, तो उनको आप रोज़ 5-5 लिख लो। बार बार लिखने से याद हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम 40 लाख होने पर सरचार्ज की दर कितनी होगी? अगर कोई व्यक्ति 40 लाख कमाता है तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। सरचार्ज कितना होगा? सरचार्ज होगा 0। क्यों? क्योंकि सरचार्ज स्टार्ट होता है 50 लाख प्लस पे, कि अगर व्यक्ति की इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है तो सरचार्ज लगता है। तो आपका 40 लाख की इनकम पे सरचार्ज होगा 0। मैं एक बार नियम बता देता हूँ। ये पुराना टैक्स रिजीम है और नया टैक्स रिजीम है, आप बताना कहाँ अंतर है। कहता है 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं होगा, 50 लाख से ज़्यादा जाने पे 50 लाख से 1 करोड़। ठीक है, तो
वहाँ पे आपका 10% सरचार्ज होगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ आने पे आपका 15% सरचार्ज होगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ आने पे आपका 25% सरचार्ज होगा। और 5 करोड़ से ज़्यादा होने पे 37% सरचार्ज होगा। नए टैक्स रिजीम में इस 37% को एलिमिनेट कर दिया है। अब 1 अप्रैल 2023 से, यानी 23-24 प्रीवियस ईयर से या 23-24 फाइनेंशियल ईयर से ये रूल आया है कि 37% अब नहीं होगा 2 करोड़ से ज़्यादा होने पे, या 5 करोड़ से ज़्यादा होने पे भी अब केवल 25% ही मैक्सिमम सरचार्ज होगा। तो नए टैक्स रिजीम में ये भी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है। 40 लाख पे नो सरचार्ज। क्वेश्चन कहता है मकान किराया भत्ता पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, तो एचआरए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है कहना गलत है। एक सीमा तक एग्जेम्प्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। बड़े शहरों के लिए एग्जेम्प्ट होता है, गलत है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एग्जेम्प्ट होता है, गलत है। तो एचआरए एक ऐसा अलाउंस है जो पार्टली टैक्सेबल है और पार्टली एग्जेम्प्ट है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। एचआरए में क्या नियम होता है, देखिए आपको जो राशि रिसीव होती है, ठीक है, एक तो वो देखी जाती है। एक ये देखा जाता है कि आप जो रेंट पे करते हैं वो सैलरी के 10% से ज़्यादा है क्या। और एक ये देखा जाता है कि आप 40% ऑफ सैलरी नॉन मेट्रो सिटी में या 50% ऑफ सैलरी मेट्रो सिटी में चुका रहे हैं क्या। अगर इसे ए कहें प्राप्त भत्ते को, इसे बी कहें, इसे सी कहें, तो आपको इनमें से जो कम हो, इसको बोलते हैं विच एवर इज़ लोअर, विच एवर इज़ लीस्ट या लोअर, इन तीनों में से जो कम अमाउंट हो वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि एचआरए एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होता है। तो इसको पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगले पन्ने पे मैंने बता रखा है कि कौन कौन सी एग्जेम्पशन होती है या कितनी कितनी एग्जेम्पशन होती है। तो मैंने हमेशा कहा है कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पीडीएफ दे रखा है, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। बाय द वे आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वी विल शेयर द पीडीएफ। वेल, अगला क्वेश्चन है अनुमोदित विश्वविद्यालय यानी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को अगर आपने सोशल रिसर्च सामाजिक विज्ञान के विषय, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी। वेल, कटौतियाँ मिलती हैं, सोशल साइंस हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, आजकल इन सब पे 100% कटौती मिलती है। तो कोई अगर कोई बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च के लिए, देखो इसमें यूँ नियम है, अगर कोई बिजनेसमैन साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट करता है तो उसको 100% कटौती मिलती है। और अगर कोई नॉन बिजनेस एंटिटी है वो डोनेट करता है रूरल डेवलपमेंट के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो उसके लिए 80 GGA ये सेक्शन है। ठीक है, तो अलग अलग है। चलिए, तो 100% कटौती है। पहले कभी 125%, 150%, 200% तक के भी नियम थे, अब वो हटा दिए हैं। वेटेड डिडक्शन बंद हो गई है, अब प्लेन डिडक्शन मिलती है। इसका भी मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर बताता हूँ। किसे भुगतान किया गया और किस हेतु भुगतान किया। अगर आपने कंपनी को भुगतान किया है और वो कंपनी ऐसी है जो भारत में साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में लगी हुई हो, और अगर आपने उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया तो आपको कटौती मिलेगी। ठीक है, अगर आपने किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज को सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च हेतु डोनेशन दिया, जो कि क्वेश्चन था, तब भी आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या किसी अप्रूव्ड संस्था को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया तो भी आपको कटौती मिलेगी। और अगर आपने नेशनल लेबोरेटरी, किसी यूनिवर्सिटी या आईआईटी को डोनेट किया और अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया तो भी आपको 100% कटौती मिलेगी। यहाँ साफ लिखा है, यदि करदाता निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली कुछ विशिष्ट संस्थाओं को उनके कार्यक्रमों हेतु कोई भी अंशदान या दान देता है, तो फिर चाहे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, सामाजिक उत्थान के लिए भी अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसे अंशदान की वास्तविक राशि की कटौती मिलेगी, वेटेड कटौती नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 100% डिडक्शन का रूल आ गया है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है।
साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 MCQ का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ लिखा है कॉलम 1, एक तरफ कॉलम 2, सेक्शन 194B, सामने परसेंटेज दिए रखे हैं 194C 194H। वेल तो इसमें आपको ये TDS के सेक्शन है तो आपको याद करना है किसमें कितना परसेंट TDS कटेगा। तो अगेन इसके अंदर भी एक तरह से आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो जहाँ तक बात है 194B की, तो 194B है लॉटरी की इनकम। जब आप लॉटरी में पैसे जीतते हैं तो आपका 30% TDS कटता है, 30% ये वाला। तो आपका पहला जाके B के साथ मैच हो जाएगा। 194C से याद करो कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो, एक बार में 30,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हो या पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट करते हो तो आपको 1% TDS काटना है, 1% TDS। तो ये सेकंड आपका जाके सी के साथ मैच होगा। 194H, जब आप किसी को कमीशन पेमेंट करते हो या ब्रोकरेज का पेमेंट करते हो तो आपको 5% TDS काटना है। तो 5% TDS यहाँ पे है तो ये आपका थर्ड जाके ए के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद 194A, अगर सिक्योरिटी के अलावा और किसी बात का आप ब्याज देते हो, 5,000 से ज़्यादा ब्याज देते हो, बैंक अगर 40,000 से ज़्यादा ब्याज देते हैं, सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज़्यादा ब्याज दिया जाता है तो 10% TDS होता है। तो 10% TDS हो जाएगा आपका। तो ये चौथा आपका जाके ई के साथ मैच हो जाएगा। और ई से आप याद रख लो एंटरटेनर। अगर कोई व्यक्ति एंटरटेनर है और अनिवासी है तो जो लोग विदेशी खिलाड़ी हैं या विदेशी एंटरटेनर हैं वो यहाँ पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उनका TDS काटेंगे और हम उनका TDS काटेंगे 20%। ठीक है, तो ये पांचवा जो होगा वो आपका डी के साथ जाके मैच होगा। तो चलिए हो गया है। एक बार मैं फिर आपको सारा देख लेते हैं। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का ई, पाँचवें का डी। एक बार मैं सारे वापस बता देता हूँ आपको। देखिए 194B कब कटेगा, जब कोई सामने वाला लॉटरी से पैसे जीतेगा। अगर वो 10,000 से ज़्यादा जीतेगा तो हम 30% TDS काट के उसका भुगतान करेंगे। 194C में क्या होगा, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे, अगर एक बार में 30,000 से ज़्यादा और पूरे साल में अगर 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो अगर सामने वाला अगर इंडिविजुअल या HUF है तो हम 1% TDS काटेंगे, कोई और है तो 2% TDS काटेंगे। अगर हम किसी ट्रांसपोर्टर को भुगतान करते हैं तो TDS नहीं काटेंगे। 194H, अगर हम किसी को कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करते हैं, 15,000 से राशि ज़्यादा होती है तो 5% TDS हम उसको देते हैं, काटेंगे। 194A, ये है TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम बट इंटरेस्ट इज अदर देन सिक्योरिटी। तो जब हम किसी को 5,000 से ज़्यादा का भुगतान करेंगे तो 10% TDS काटेंगे। बैंक अगर FD वगैरह का ब्याज देता है, 40,000 से ज़्यादा देता है तो TDS काटेगा। अगर सीनियर सिटीजन के खाते में 50,000 से ज़्यादा ब्याज क्रेडिट किया जाता है तो फिर 10% TDS काटा जाता है। 194E, ये है नॉन रेजिडेंट के लिए, जो एंटरटेनर है या स्पोर्ट्स पर्सन है तो 20% टैक्स काटेंगे। साथ में अगर सरचार्ज या हेल्थ एजुकेशन सेस होगा तो वो भी जोड़ के काटेंगे, यानी 20% से ज़्यादा हो जाएगी गिद्दर। ठीक है, जनरली यूँ समझो कि 20% है, इसके अंदर 4% और जोड़ोगे तो 0.8 हो जाएगा, तो 20.8% हो जाएगा, 20.8%। ओके। इसके बाद है 194J, ये भी इस क्वेश्चन में दी थी, लेकिन अगर आप रॉयल्टी का भुगतान करते हो, प्रोफेशनल फ़ीस देते हो, टेक्निकल फ़ीस देते हो, डायरेक्टर फ़ीस देते हो, 30,000 से ज़्यादा देते हो तो 2% TDS काटोगे। तो 194J में भी 2% TDS का नियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉटरी से जीत पर इनकम टैक्स कितना होता है। तो अगर आपने लॉटरी से पैसे जीते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। जितनी भी कैजुअल इनकम है वो लॉटरी से हो सकती है, हॉर्स रेस से हो सकती है, किसी KBC लाइक गेम में पार्टिसिपेट करने से हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी आप किस्मत से पैसा जीतते हो तो वहाँ पे 30% TDS होता है। 30% TDS होता है, टैक्स की रेट भी 30% है। निम्नलिखित में से कौन सी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं कवर होती है। आयात लाइसेंस के विक्रय से लाभ, अगर आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस है, आपने उसे बेचा है, पैसा कमाया है, तो ये इनकम PGBP में जाएगी। तो दिस इनकम रिलेट टू PGBP। तटकर और उत्पादन कर की वापसी, तटकर होता है कस्टम ड्यूटी, उत्पादन कर होता है एक्साइज ड्यूटी। अगर आपने पहले चुकाया था और अगर वो वापस मिला है तो इसे आपकी इनकम माना जाएगा।
पहले जब चुकाया था तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो खर्चे की तरह माना गया था, अलाउ किया गया था। अगर बाद में ये पैसे मिल जाते हैं वापस तो इसे इनकम माना जाता है। साझेदारों को फर्म से प्राप्त वेतन और ब्याज, ताज्जुब होगा लेकिन ये सही है कि अगर किसी पार्टनर को फर्म से सैलरी मिलती है या फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो वो पीजीबीपी हेड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्म की बिजनेस इनकम में से बांटा जाता है तो ये पार्टनर की बिजनेस इनकम माना जाता है। उसके बाद है संचालकों को कंपनी से प्राप्त पारिश्रमिक, ये बिजनेस इनकम नहीं है, ये इनकम अदर सोर्स में जाएगी। जो लोग कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनको जो वहाँ से मिलता है तो वो अदर सोर्स में जाता है। और अगर बाय द वे डायरेक्टर और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयर रिलेशन हो तो फिर वो इनकम सैलरी हेड में जाती है। पर इन बोथ केसेस ये बिजनेस इनकम नहीं है। तो वापस ये क्वेश्चन जल्दी से, इंपोर्ट लाइसेंस को बेचने से इनकम बिजनेस इनकम, कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी का रिफंड बिजनेस इनकम, सैलरी एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म बिजनेस इनकम, बट रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर इधर अ इनकम ऑफ अदर सोर्स और इनकम ऑफ फ्रॉम सैलरी हेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, इसमें से कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है या किस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप इनकम कमाओगे स्मगलिंग करके तो ये टैक्सेबल है, ये इलीगल बिजनेस है लेकिन ये टैक्सेबल है। कैजुअल इनकम, अगर आप किस्मत से लॉटरी, हॉर्स रेस, ताश के पत्ते, कैसीनो यहाँ से पैसे जीतोगे तो ये इनकम टैक्सेबल है और 30% टैक्स लगता है। अगर आपको गिफ्ट मिले हैं पर्सनल नेचर के, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 50,000 रिसीव्ड इन कैश, अगर आपको गिफ्ट मिले हैं और 50,000 रुपये तक के मिले हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, या कह लें नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि 50,000 तक के गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन काइंड। अगर जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आपको सामने वाले ने फीस कैश नहीं दी, यूपीआई नहीं की, उसने आपको कोई वस्तु ला के दे दी तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी। तो किसी व्यक्ति को अगर इनकम नकद के रूप में ना मिलकर वस्तु के रूप में मिलती है तो भी वो टैक्सेबल होती है। तो इस क्वेश्चन में सी सही है, सी वाली जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी। 10वां क्वेश्चन कहता है कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट इज। ये क्या है? पहली बात तो आपको कहानी समझनी पड़ेगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। सपोज करो एक व्यक्ति है, उसका नाम है राजीव नाम का व्यक्ति है, उसका व्यापार है, व्यापार में आग लग गई और 4 महीने के लिए उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। 4 महीने के लिए वो सेल नहीं कर पाया या बहुत कम सेल कर पाया, इसका मतलब वो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाया। तो उसने इस बात की पॉलिसी ले रखी थी। ठीक है, इस बात की पॉलिसी ले रखी थी, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, परिणामी हानि बीमा, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, या लाभ की हानि का बीमा भी बोलते हैं। तो मान लो कि इसने ये दावा किया कि 4 महीने में बिजनेस ठप्प हो जाने की वजह से मैं 80,000 रुपये नहीं कमा पाया, वो 80,000 रुपये इसे इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। तो ये किस तरह की प्राप्ति है? बिजनेस के अंदर 2 तरह की रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। जनरल रूल क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल होती है और कैपिटल रिसिप्ट तब टैक्सेबल होती है जब इनकम टैक्स में स्पेसिफिक प्रोविज़न हो। तो ये जो आपको मिला है, क्या मिला है आपको? आपका बिजनेस ठप होने की वजह से, आपका प्रॉफिट खो जाने की वजह से आपको कॉम्पनसेशन मिला है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है एंड हैंस टैक्सेबल। रेवेन्यू रिसिप्ट तभी एग्जेम्प्ट होती है जब क्वेश्चन ने क्लियर या इनकम टैक्स में क्लियर मना किया गया हो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ऑलवेज टैक्सेबल जब तक मना ना किया हो, और कैपिटल रिसिप्ट ऑलवेज एग्जेम्प्ट लेकिन तब टैक्सेबल जब क्वेश्चन ने उसको टैक्सेबल किया हो। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। फाइनली कॉम्पनसेशन जो मिलेगा इसे रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा और टैक्सेबल किया जाएगा। तो इसमें तो खैर रेवेन्यू रिसिप्ट ही है, इतना ही पूछा है, इसका आंसर सिंपली ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आय की परिभाषा दे रखी है, और जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आय की जो परिभाषा दे रखी है वो इंक्लूसिव नेचर की है, उसमें बहुत सारी आइटमों को इंक्लूड किया गया है और वहाँ पे करीबन 31-32 आइटमें हैं जिनको इनकम की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। तो प्रॉफिट्स एंड गेन ये इनकम के डेफिनेशन में शामिल है, डिविडेंड ये इनकम में शामिल है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी वेतन के बदले लाभ, इसे भी इनकम के अंदर इंक्लूड किया गया है। रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कि अगर आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके लगते हैं और उसका रीएम्बर्समेंट होता है तो इसे इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका आंसर डी होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए आपको इनकम का जो डेफिनेशन गिवन है
वो जाके देखना होगा और उसके अंदर कौन कौन से आइटम इंक्लूड हैं। बाय द वे ये तो आसान आइटम थी जिसको एक्सक्लूड किया गया है, या ये आइटम इनकम में नहीं इंक्लूड है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट टैक्सेबल। अगर आपको कैपिटल गेन होता है 1 लाख का, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, उस पर आपने 1 लाख रुपए कमाया, कैपिटल रिसिप्ट होगी, कैपिटल गेन होगा और ये टैक्सेबल होगा, तो ये टैक्सेबल है। अमाउंट ऑफ ₹5 लाख वन बाय वे ऑफ लॉटरी गेम्स पजल्स। अगर आपने लॉटरी से, गेम्स से, पहेली से 5 लाख रुपए जीते तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है और ये टैक्सेबल है, ठीक है, क्योंकि रोज रोज तो आप जीतते नहीं हो। अमाउंट ऑफ ₹2 लाख रिसीव्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला, रिलेटिव से गिफ्ट मिला, तो ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको रिश्तेदार से गिफ्ट मिलता है तो उसकी राशि फिर 50,000 की लिमिट देखने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तेदार से गिफ्ट मिलता है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होता। अभी आज ही वीडियो में मैं आपको रिश्तेदार में कौन कौन शामिल है वो भी बता दूंगा। अमाउंट ऑफ ₹1 लाख रिसीव्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन मैरिज एनिवर्सरी। शादी की सालगिरह, शादी नहीं है, शादी की सालगिरह पर आपको फ्रेंड से मतलब नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिला 50,000। 3 बातें ध्यान रखना है, शादी का दिन तो नहीं है, रिश्तेदार तो नहीं है, और गिफ्ट 50,000 तक का तो नहीं है। गिफ्ट भी ज़्यादा का है, सामने वाला हमारा रिश्तेदार भी नहीं है, शादी का मौका भी नहीं है, तो ये राशि टैक्सेबल होगी। क्वेश्चन ने ये पूछा था इसमें से नॉन टैक्सेबल राशि कौन सी है, तो जो सी पॉइंट में लिखी है वो राशि नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेयर द पेमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिचर क्लेम्ड एज डिडक्शन बाय एन एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन हु इज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक्सीड 10,000 इट शुड बी पेड बाय। वेल सिंपल सा नियम है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस छोड़ दो थोड़ी देर, अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आपको 10,000 रुपये से बड़ा पेमेंट करना है, तो वो आपको कैसे करना चाहिए, या तो आप दे दो अकाउंट पेई चेक, या आप दे दो अकाउंट पेई ड्राफ्ट, या आप ईसीएस करो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिसमें आजकल ये जो आपके यूपीआई वाले तरीके होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट ट्रांसफर होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारे तरीके हैं, इनसे आप पेमेंट करो, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस चेक से या क्रॉस ड्राफ्ट से पेमेंट करोगे तो ये नहीं चलेगा। अगर आप 10,000 से बड़ा पेमेंट करना चाहते हो, उसकी डिडक्शन लेना चाहते हो, उस अलाउ एक्सपेंसेस को अलाउ करना चाहते हो, तो आप ये जो पुराना तरीका चलता था जिसमें चेक को क्रॉस कर दिया जाता था, वो तरीका नहीं चलेगा। अगर आप अकाउंट पे चेक से या अकाउंट पे ड्राफ्ट से या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट करोगे तो ये तरीका चलेगा। अगर आप बियरर चेक लोगे, बियरर चेक में क्या होता है, चेक होता है और चेक के ऊपर सेल्फ लिख दिया जाता है, उसको कोई भी काउंटर पे जाके पैसे ले लेता है, तो ये तरीका नहीं चलेगा। और ये कहना कि कैश के अलावा कोई भी तरीका चलेगा, तो कैश के अलावा कोई भी तरीका नहीं चलेगा, यही तरीका चलेगा। तो ये अब धाराओं में संशोधन हो गया है। पहले किसी ज़माने में क्रॉस चेक को भी अलाउ कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या चलेगा, 10,000 से बड़ा पेमेंट करना है तो आपको अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के माध्यम से भुगतान करना होगा, बी वाला तरीका ही चलेगा। ट्रांसपोर्टर में क्या है कि उनके लिए 10,000 की जगह 35,000 की लिमिट है, और अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ 50,000 की लिमिट है, ठीक है। इसीलिए उसको थोड़ा सा इन्होंने हटाते हुए बोला है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दिया करो। इसका सेक्शन आप अच्छे से याद रखना, 40A3 करके सेक्शन है, और इसमें साफ लिखा है यदि करदाता कोई व्यय करता है, 10,000 से ज़्यादा का कोई भुगतान करता है, तो आपको सामने वाले के खाते में जमा होने वाला चेक यानी अकाउंट पे चेक देना होगा, या ड्राफ्ट देना होगा, या ईसीएस करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर सारी की सारी राशि डिसअलाउ हो जाएगी, आपको कटौती नहीं मिलेगी, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। कौन सी एसेट्स है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। अगर आपके पास कार है, पहले पॉइंट में लिखा है बिक्री की तारीख से पहले व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए 5 साल से इस्तेमाल की जाने वाली कार। सिंपल समझो, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास एक कार है जो मैं पर्सनल यूज़ में लेता हूँ, 5 साल से मेरे पास वो है, तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात छोड़ो, पर्सनल यूज़ में आने वाली वस्तुएं जैसे मेरे कपड़े, घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, घर में काम आने वाला एसी, घर में काम आने वाली कार, ये कैपिटल एसेट्स नहीं होती। इसका मतलब है इनको अगर अपन बेचेंगे, मुनाफा होगा तो उसे कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, या कैपिटल गेन होगा भी तो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर ज्वेलरी है जो मैं 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये कैपिटल एसेट्स है। लेकिन जो कुछ चीज़ें होती है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, एंटीक वस्तुएं, यूनिक वस्तुएं, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आती हैं,
और अगर आपने 10 साल से इसको होल्ड कर रखा है, 3 साल ही बहुत हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। अगर हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ प्रॉपर्टी डीलर, अच्छा अगर एक प्रॉपर्टी डीलर ने 4 साल से एक मकान होल्ड कर रखा है तो प्रॉपर्टी खरीदना बेचना उसका काम है, तो ये एज अ उसके लिए स्टॉक है, और जो स्टॉक होता है वो कैपिटल एसेट्स नहीं होता। यानी मान लीजिए कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई सुनार है, उसने कोई ज्वेलरी 4 साल से होल्ड कर रखी है, तो वो उसके लिए स्टॉक है, और स्टॉक कैपिटल एसेट्स नहीं होता। शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड सोल्ड 11 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ परचेज, आपने शेयर्स खरीदे थे, उनको होल्ड किया और 11 महीने बाद बेच दिया, तो आपने 12 महीने होने नहीं दिए। अगर ये लिस्टेड इक्विटी शेयर है तो कम से कम 12 महीने तो आपके पास रहने चाहिए थे, क्योंकि लिस्टेड इक्विटी शेयर में 12 महीने की लिमिट है और नॉन लिस्टेड शेयर्स के अंदर 24 महीने की लिमिट है। पर ये तो क्लियर है कि इन्होंने 11 महीने के बाद ही चीज़ को बेच दिया, तो अगर ये असेट है भी तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है। क्वेश्चन में ये था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स तो नहीं है, तो यस ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स नहीं है। इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स क्या है, आपने जो ज्वेलरी पिछले 10 साल से होल्ड कर रखी है, भले आप ये कह रहे हो कि ये ज्वेलरी मेरे पर्सनल यूज़ में आती है, ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है, यानी इसे अगर आप बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, चलिए होप आपको समझ में आ रही है बातें। वेल मिस्टर पी है, उनको जन्मदिन के अवसर पर निम्नलिखित उपहार मिले। पहली बात तो शादी नहीं है, जन्मदिन का मौका है यानी रूटीन है। बड़े भाई से उपहार मिला, तो बड़े भाई कौन है, बड़े भाई मेरे रिश्तेदार की डेफिनेशन में आते हैं, तो इसे आपको नहीं कंसिडर करना। छोटी बहन से सोने की चेन मिली, छोटी बहन है तो वो कौन है, मेरी रिश्तेदार है, तो इसे काउंट नहीं करना। फ्रेंड से 45,000 का उपहार मिला, तो इसे काउंट करना है। और छोटे भाई से, छोटा भाई है, छोटे भाई से कुछ भी मिला तो एग्जेम्प्ट हो गया। तो आपको जो गिफ्ट मिला है वो है 45,000 रुपये, यानी आपका 50,000 से कम हो गया। 50,000 से कम हो गया तो इसने पूछा कर योग्य राशि कितनी होगी, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, तो टैक्सेबल अमाउंट 0 होगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन में इसे रिश्तेदारों से जो गिफ्ट मिले हैं वो तो एग्जेम्प्ट हैं, और जो गैर रिश्तेदार से गिफ्ट मिले हैं उनका अमाउंट 50,000 से कम है, सो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिश्तेदार का डेफिनेशन बताता हूँ। तो मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है रवि। तो रवि के रिश्तेदार कौन होते हैं, रवि की माता, रवि का पिता, रवि की पत्नी, अगर रवि की बात चल रही है तो रवि का भाई, रवि की बहन, रवि का बेटा, रवि की बेटी। और अब इन पहले तो ये समझ लो, ये तो हैं रवि के ऊपर वाले रिश्तेदार, कौन से, मदर फादर। ये स्पाउस ब्रदर सिस्टर, ये हैं रवि के बराबर के सिस्टर, बराबर के रिश्तेदार। और बेटा बेटी ये हैं रवि के नीचे की तरफ के रिश्तेदार, और ऊपर की तरफ दादा दादी। ठीक है, अब और समझो, मम्मी से जो 2 रिश्ते और बनते हैं, मम्मी से जो रिश्ते बनते हैं वो है मामा मामी। तो मामा मामी जो है रवि के वो रिश्तेदार माने जाएंगे, यानी मामा से प्राप्त हुआ गिफ्ट तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, मम्मी से ही जो गिफ्ट रिश्ता एक और बनता है वो बनता है मौसा मौसी का, तो मौसा मौसी से गोल्ड की चेन मिली, एग्जेम्प्ट। पिता से जो रिश्ते बनते हैं वो बनते हैं चाचा चाची या काका काकी, और पिता की वजह से ही जो रिश्ते बनते हैं वो बनता है बुआ जी और बुआ जी के हस्बैंड, यानी फूफी जी और फूफा जी। तो ये सब आपके कौन हैं, रिश्तेदार हैं। ठीक है, इसके अलावा पत्नी की वजह से जो रिश्ते बनते हैं वो होते हैं साला साली, या साली और उसका जो हस्बैंड होता है वो। पत्नी की वजह से ही रिश्ते जो बनते हैं वो है सास ससुर, और इसके अलावा सास ससुर के माता पिता। ठीक है, सास ससुर के माता पिता, जैसे आपके खुद के रवि के खुद के माता पिता रिश्तेदार हैं, वैसे ही रवि की जो स्पाउस है उसके माता पिता भी रवि के रिश्तेदार हैं। भाई और भाई की वाइफ, यानी रवि का भाई और रवि की भाभी, ये दोनों रिश्तेदार हैं। रवि की बहन और उसका हस्बैंड, तो बहन और जीजा जी ये रिश्तेदार हैं। रवि का बेटा और उसकी वाइफ, यानी डॉटर इन लॉ, बेटा और डॉटर इन लॉ, ये रिश्तेदार हैं। और बेटी, बेटी का हस्बैंड यानी दामाद जी, तो वो भी सन इन लॉ, वो भी रिश्तेदार हैं। तो ये सब आपके रिश्तेदार की डेफिनेशन में आते हैं। तो आप कहेंगे इसमें से कोई रिश्ता बचा ही नहीं, क्यों नहीं बचा, मामा मामी का जो बेटा होगा, है ना, जो आपका कज़िन होगा, ठीक है, भांजा नहीं सॉरी, आपके जो मामा मामी की संतान है वो इसके अंदर कवर नहीं है, यानी वो एक तरह से आपकी कज़न हुई। मौसा मौसी की संतान कवर नहीं है, काका काकी की संतान कवर नहीं है, फूफा फूफी की संतान कवर नहीं है। ठीक है, इनसे इनसे आगे जो बच्चे निकलेंगे वो कवर नहीं है। तो बहुत सारे व्यक्ति रिश्तेदार की डेफिनेशन में नहीं भी हैं, तो इसीलिए एक बार इसको आप अच्छे से समझ लो कौन कौन रिश्तेदार की डेफिनेशन में है। समझना क्यों ज़रूरी है, सेक्शन 56(2) के लिए समझना ज़रूरी है कि इनसे अगर आपको गिफ्ट मिलेगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी। 16वां क्वेश्चन,
where spouse of an individual gets any remuneration from a concern in which such individual has substantial interest, then such remuneration shall be included in the income of individual। आराम से सुनिएगा। जहां किसी व्यक्ति के पति या पत्नी को एक ऐसी संस्था से कोई पारिश्रमिक मिलता है जिसमें ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक हित होता है, तो ऐसे पारिश्रमिक को सार्वजनिक हित वाले व्यक्ति की आय में शामिल किया जाएगा। ये जो लिखा हुआ है वो एक नियम है। पहले मैं इस नियम को समझाता हूँ कि क्या लिखा है और फिर पूरी बात करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है रवि। ठीक है, और ये है रवि की वाइफ। ठीक है, अब रवि का एक कंपनी में 25% मालिकाना हक है। रवि के पास 25% शेयर है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि रवि की वाइफ को कोई नॉलेज नहीं है। कहानी है आप उल्टा भी कर सकते हैं, पत्नी और पति पढ़ सकते हैं। अभी मेरे को रवि और रवि की वाइफ से समझाने दो। तो जो रवि की वाइफ है, मान लेते हैं कि उसके अंदर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, पर चूंकि रवि का उस कंपनी में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो रवि ऑब्वियस सी बात है प्रेशर डालने की स्थिति में है। तो उसने मैनेजमेंट पे प्रभाव डाला और ये कहा कि मेरी वाइफ को नौकरी पे रखो। न सिर्फ नौकरी पे रखो, इसको 40,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी कंपनी से दी जाएगी। चूंकि इसका कंपनी में अच्छा खासा शेयर है, जिसको अपन बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट इसकी बात मान जाएगा। अब क्या हो रहा है, 40,000 महीने के हिसाब से 4,80,000 रुपये की तनख्वाह रवि की पत्नी को मिल रही है। कानून ये कहता है, क्लबिंग ऑफ इनकम के नियम ये कहते हैं कि ये जो 4,80,000 की इनकम है वो रवि की मानी जाएगी। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। अब मैं इसको पढ़ के बताऊं जहां क्वेश्चन लिखा है जहां किसी व्यक्ति के पति या पत्नी को एक ऐसी संस्था से कोई पारिश्रमिक मिलता है, तो इस कहानी में वाइफ को पारिश्रमिक मिल रहा है और वहां पे रवि का पर्याप्त हित है, तो हमें कह रहे हैं कि ये जो रेम्यूनरेशन है वो रवि में जोड़ दिया जाएगा। मतलब ये इनकम प्राइमा फेसी तो ऐसा दिखेगी कि पत्नी को मिल रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पति की आय में यानी रवि की आय में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा, जहां पे वाइफ को बिना योग्यता वेतन मिल रहा हो। यानी इसका अपवाद ये हुआ कि अगर रवि की पत्नी को उसकी योग्यता के चलते वेतन मिल रहा है, तो फिर ऐसी क्लबिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि क्लबिंग की जाएगी। सारे ऑप्शन पढ़ लेना। ये कह रहा है सारे केसेस में क्लबिंग करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं सारे केसेस में क्लबिंग नहीं होती। अच्छा, अगर पत्नी को इस तरह का रेम्यूनरेशन उसकी टेक्निकल या कमर्शियल नॉलेज की वजह से मिल रहा है, तो भी आपको क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों केसेस में क्लबिंग नहीं होगी। क्लबिंग कब होगी, जब पारिश्रमिक जीवन साथी को उसकी तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता के कारण होता हो, सिवाय उस स्थिति में, है ना। इन ऑल केसेस एक्सेप्ट व्हेन रेम्यूनरेशन। तो मतलब यानी ये इसका आंसर है कि अगर उसकी जो जीवन साथी है, यानी इस मामले में मैंने जो समझाया उसकी पत्नी है, अगर पत्नी को वेतन बिना तकनीकी योग्यता के मिल रहा है तो आपको क्लबिंग करनी पड़ेगी। यानी अगर यूं मैं समझाऊं आपको, अगर टेक्निकल नॉलेज के वजह से रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उस मामले को छोड़ दो, सिवाय उस मामले के बाकी सारे मामलों में क्लबिंग की जाएगी। इसलिए सी ज़्यादा सही है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन है, मैं एक बार नियम भी आपको पढ़ा देता हूँ। जीवन साथी की आय, नियम संख्या 64 कहता है सार्वजनिक हित की वजह से, अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह से जीवन साथी यानी रवि की पत्नी को अगर वेतन कमीशन मिलता है और व्यक्ति का यानी रवि का संस्था में सार्वजनिक हित है, तो इसी संस्था से उसके जीवन साथी को कोई वेतन, बोनस, कमीशन या कोई पारिश्रमिक मिलता है, तो यह समस्त आय प्राप्तकर्ता के लिए यानी पाने वाले के लिए कर योग्य न होकर वो जीवन साथी जिसका सार्वजनिक हित है उसके लिए कर योग्य होगी। और सार्वजनिक हित होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 20% वोटिंग राइट या कम से कम 20% बेनिफिशियरी ओनरशिप। तो या तो अगर कंपनी है, शेयर होल्डिंग है, तो 20% या उससे ज़्यादा शेयर होने चाहिए उसके प्लस उसके रिश्तेदारों के पास। और अगर वोटिंग वाला नहीं है तो जो लाभों में भागीदारिता होती है वो 20% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन ऐसा और आ रहा है, इस क्वेश्चन में लिखा है यदि पति और पत्नी दोनों का ही सार्वजनिक हित है और दोनों को ही एक संस्था से योग्यता के बिना पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं, तो पति पत्नी के पारिश्रमिक को पत्नी पति की कुल आय में मिला दिया जाएगा। यानी पति की रेम्यूनरेशन को पत्नी में मिला दिया जाएगा या पत्नी के रेम्यूनरेशन को पति में मिला दिया जाएगा। कि सर क्या क्वेश्चन है, आराम समझो। सपोज करो रवि है, रवि के पास एक कंपनी के 25% शेयर हैं
और जो रवि की वाइफ है उसके पास 21% शेयर है, दोनों के पास ही मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये मान लो कि ना रवि को इस कंपनी से 5 लाख रुपया पर एनम का सैलरी मिल रहा है, कंपनी से बात कर रहा हूँ जिस कंपनी की बात चल रही है, और रवि की पत्नी को 4,80,000 रुपये पर ईयर रेम्यूनरेशन मिल रहा है। इस पॉइंट को छोड़ दें तो ओ आई अदर इनकम, रवि की अदर इनकम 30 लाख रुपए है, और जो रवि की पत्नी की अदर इनकम 36 लाख रुपए है। अब क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये 36 लाख रुपए है। तो अब ये होगा कि 36 लाख रुपए तो पत्नी की इनकम है ही, ये जो 4,80,000 रुपये कमा रही है ये भी पत्नी की आय मानी जाएगी, और ये जो 5 लाख रुपए इसके पति को मिल रहे हैं ना, वो भी इसकी पत्नी की आय में शामिल किए जाएंगे। तो क्या नियम समझ में आया, जहां पति और पत्नी दोनों का ही सारवान हित है, दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो इनकम किसी एक जीवन साथी में जाएगी, या तो पति वाली पत्नी की तरफ चल जाएगी या पत्नी वाली पति की तरफ चली जाएगी। कब होगा ऐसा, जहां पे दोनों ही बिना योग्यता के वेतन हासिल कर रहे हों। जैसे, और इसमें किसकी तरफ जाएगी, जिसकी इनकम ज़्यादा है। जैसे अभी रवि की इनकम कितनी है, 30 लाख, पत्नी की इनकम कितनी है, 36 लाख, तो सारी इनकम की क्लबिंग किसकी तरफ होगी, पत्नी की तरफ। तो 36 लाख तो उसकी इनकम है ही है, जो फर्म से या कंपनी से कमा रही है वो भी उसकी इनकम है, और यहाँ तक कि इसके पति की आय भी इसके अंदर जोड़ दी जाएगी। हालांकि इसके अंदर भी वो कंडीशन है ही है कि अगर रवि को उसकी योग्यता के चलते वेतन मिल रहा है तो आपको इस क्लबिंग की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो उस जीवन साथी में आय की क्लबिंग होती है जहां पर जिसकी आय इस आय के बगैर ज़्यादा है, यानी इस 4,80,000 और 5 लाख के अलावा जो जीत में है, जो आगे चल रहा है, उस तरफ सारी इनकम का क्लबिंग होगा। तो क्लबिंग होगा जहां टोटल इनकम इस तरह के पारिश्रमिक को छोड़कर कुल आय अधिक है। हाँ, तो जिसकी आय अधिक है वहां क्लबिंग होगी, कम आय वाली की तरफ क्लबिंग नहीं होगी। आप ये सोचें कि भाई जो कम आय कमा रहा है उस तरफ जोड़ेंगे, ऐसा नहीं, जो ज़्यादा कमा रहा है उस तरफ क्लबिंग होगी। सी कह रहा है कोई क्लबिंग नहीं होगी, तो क्लबिंग तो होगी। अगर बिना योग्यता के वेतन मिल रहा है तो फिर क्लबिंग होती ही होती है। आप बस क्वेश्चन में देख लेना कि पति और पत्नी दोनों का सारवान हित है या पति या पत्नी में से किसी एक का सारवान हित है। ठीक है, एक का सारवान हित होता है वो क्वेश्चन आसान है, जिसका सारवान हित है उसी में जोड़ा जाएगा, बशर्ते दूसरे साथी को बिना योग्यता के वेतन मिल रहा हो। और अगर दोनों का सारवान हित है तो ज़्यादा वाले इनकम वाले की तरफ क्लबिंग होगी। अगेन ये नियम तो है ही है कि बिना योग्यता वेतन मिल रहा हो। ठीक है, होप मैं समझा पाया आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कर्मचारी को मान्यता प्राप्त भविष्य निधि मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर पैसा मिलता है तो टीडीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 10% कटेगा, 50,000 से ज़्यादा होने पे कटेगा। तो इसका ए आंसर होगा 10% टीडीएस कटेगा। कि क्या नियम है सर, प्रोविडेंट फंड में आप पैसे जमा कराते हो, कर्मचारी पैसे जमा कराता है, जब इस फंड से विड्रॉल होगा अगर वो 50,000 से ज़्यादा होगा तो 10% टीडीएस कटेगा। सेक्शन 192A इसका नियम है, क्या कहता है, यदि कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि 1952 के अंतर्गत कोई राशि देय है तो भुगतान की जाने वाली राशि 50,000 से ज़्यादा है तो भुगतान से पहले 10% की दर से टीडीएस कटेगा, और सामने वाला अगर पैन कार्ड या पैन नंबर प्रोवाइड नहीं कराएगा तो फिर 20% टीडीएस कटेगा। ये तो जनरल रूल है कि जहाँ सामने वाला पैन नहीं देता तो वहाँ फिर मैक्सिमम रेट से टीडीएस कटता है, 20% तक टीडीएस कटता है। ठीक है, चलिए ओके। इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस पेमेंट एक्सीडिंग डैश डैश आर सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन एट अ सोर्स अंडर सेक्शन डैश डैश एट द रेट डैश डैश। तो ये टीडीएस में जो भी बातें हो सकती है उसने सारी बातें पूछ ली। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति घुड़दौड़ से हॉर्स रेस में दांव लगाता है, पैसे जीतता है, तो पहली बात तो टीडीएस कब कटेगा, जब इनामी राशि 10,000 से ज़्यादा होगी। ठीक है, 10,000 तो सब में ही है, तो ABC अभी तक रेस में बने हुए, 10,000 रुपये से ज़्यादा होने पे टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा, 30% कटेगा। 30% इसमें नहीं है तो अब ए और बी में लड़ाई बची है। एक में सेक्शन लिखा है 194B और एक में लिखा है 194BB। तो अब ये बहुत क्लियर आपको याद होना चाहिए कि अगर देखो लॉटरी या क्रॉस वर्ड पजल वाला है तो वहाँ तो आपका सेक्शन है 194BB, सिंपल बी 194B। और अगर हॉर्स रेस है तो वहाँ पे यानी बिग बॉस, अब आप बिग बॉस बन गए हो, अब आप बड़े बड़े दांव लगाते हो, बड़े बड़े बिग बॉस
दांव लगाते हो हॉर्स रेस पे, तो आपका आंसर बी होगा। बी का आंसर है 194 के तहत हॉर्स रेस से जीतने पर 10,000 से ज़्यादा इनामी राशि होने पर 30% TDS कटेगा, तो उसका बी आंसर होगा। ठीक है, ये कुछ सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शन नहीं है, फिर भी अभी अगर अपन देखें तो सैलरी के अंदर TDS कटता है सेक्शन 192, इसकी कोई फिक्स रेट नहीं है। उसके अंदर देखा जाता है कि एम्प्लॉय के स्लैब में आता है, और अगर प्रोविडेंट फंड का आप पैसा इकट्ठा होने के बाद उसे उठाते हो तो 192A के तहत TDS कटेगा, 10% कटेगा। अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कमाते हो तो सेक्शन 193 के तहत 10% TDS कटेगा। डिविडेंड के दशा में सेक्शन 194 के तहत 10% TDS है। अगर सिक्योरिटीज़ के अलावा कोई ब्याज है तो 194A के तहत 10% TDS है। लॉटरी या क्रॉसवर्ड या किसी गेम से जीत है तो 194B के तहत 30% TDS कटेगा। और विनिंग, अभी जो क्वेश्चन अपन ने किया वो ये था, अगर आपकी हॉर्स रेस से विनिंग है तो 194B के तहत 30% TDS कटेगा। ऐसे ही आगे भी हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आप समझिए, ज़रूरी नहीं है ना कि एग्ज़ाम में जो मैंने MCQ सजेस्ट किया वही आए, आ सकता है पर उसके आजू बाजू का आ गया तो इसीलिए मैं इसके साथ जो आपको एडिशनल पॉइंट पढ़ाता हूँ वो एडिशनल पॉइंट आप ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, PDF फ्रीली अवेलेबल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं मिल रही है, दिक्कत आ रही है, लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू फॉर एन इंडिविजुअल अकाउंट। अगर आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट है, आपका ब्याज 3,500 रुपये तक है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। सिंगल अकाउंट है तो 3,500, जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 की लिमिट है। मैं आपको दोनों नियम पढ़ा देता हूँ। देखिए, इस बारे में सर्कुलर आ रखा है, ये 2011 आगे 32 लिखा है, मतलब सन 2011 का जो 32वां सर्कुलर है जो 3 जून को आया था, उसमें लिखा हुआ था कि पोस्ट ऑफिस में अगर सिंगल नेम में अकाउंट है तो 3,500 रुपया, और अगर जॉइंट नाम से खाता है बचत खाता तो 7,000 रुपया तक एग्जेम्प्ट होगा। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जैसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि 13,000 रुपये ब्याज कमाया तो 3,500 रुपया तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी जो 9,500 रुपया है वो भी आगे जाके 80TTA के तहत एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने डिडक्शंस पढ़े हैं तो आपको एक सेक्शन याद होगा, सेक्शन 80TTA, वहाँ पे बचत खाते का ब्याज 10,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है। और पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। इसके संबंध में धारा 10, आपको पता है धारा 10 एग्जेम्प्टेड इनकम को बताती है। उसकी जो 15वीं सब सेक्शन है 10.15.1, उसमें बताया गया है कि 3,500 और 7,000 तक का ब्याज एग्जेम्प्ट होता है। What is the amount of deduction available on interest received on enhanced या delayed compensation? तो अगर आपको गवर्नमेंट से कोई कॉम्पनसेशन मिलना है, ठीक है, और वो कॉम्पनसेशन आपको देर से मिला तो आपको ब्याज मिला। तो सपोज़ कीजिए कि मुझे 25,000 रुपये मुझे ब्याज मिला क्योंकि मुझे कॉम्पनसेशन देर से मिला। तो उस 25,000 में से 12,500 टैक्सेबल होगा और बाकी का 12,500 एग्जेम्प्ट होगा। तो 50% अमाउंट आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड और एनहेंस्ड कंपनसेशन की दशा में 50% अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है और बाकी का 50% टैक्सेबल होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 50% राशि की कटौती मिलेगी, 50% राशि आपकी टैक्सेबल होगी। ये नियम है। सेक्शन 56(2) उसका सब सेक्शन 8वां लिखा है कि ऐसी अच्छा देखो, जब पढ़ते हैं ना तो इस पॉइंट को पढ़ना, ऐसे ब्याज की राशि प्राप्तकर्ता के लिए उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस वर्ष में इसे वास्तव में प्राप्त किया गया है। तो कभी भी आपको, अगर जैसे आपका मान लीजिए कंपलसरी एक्विजिशन हुआ 2015 में, लेकिन आपको मुआवजा मिला 2018 में, मुआवजा भी 2018 में मिला और ब्याज भी आपको 2018 में मिला, कॉम्पनसेशन प्लस ब्याज, तो ठीक है, तो ब्याज आपका उस वर्ष टैक्सेबल होगा और इवन कॉम्पनसेशन भी उस वर्ष टैक्सेबल होगा जिस वर्ष में आपको रकम प्राप्त होती है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात है कि ये जो ब्याज होगा वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ये दूसरी बात हुई। इसमें आपको 50% की दर से कटौती मिलेगी, ये तीसरी बात हुई। और इसका सेक्शन 57(4) है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत जब नाबालिग की आय को माता पिता की आय के साथ मिला दिया जाता है तब धारा 10(32) के तहत छूट मिलती है। ये बात सही है, ठीक है। ऐसे में उपलब्ध अधिकतम छूट है। तो हमें पता है, हमने न मालूम कितने क्वेश्चन इसके किए कि जो माइनर की इनकम है उसे माता या पिता की इनकम में मिला दिया जाता है, ठीक है। जब मिला दिया जाता है तो आपको 1,500 रुपये प्रति बच्चे की कटौती मिलती है। तो
आपको हर बच्चे के संबंध में कटौती मिलती है, या 2 बच्चों तक कटौती मिलती है, 2000 की कटौती मिलती है, इस तरह का। तो देखो 2000 की तो कटौती है नहीं, 1500 की कटौती है। अब क्वेश्चन है कि क्या 2 बच्चों की लिमिट है, तो इस धारा में कोई बच्चों की लिमिट नहीं है। तो अगर आपके 3 बच्चे हैं, चिंटू, मिंटू, बिट्टू, ये 3 बच्चे हैं, आपने पहले बच्चे की 1800 रुपये की आय जोड़ी, दूसरे बच्चे की 2000 की आय जोड़ी, तीसरे बच्चे की 3000 की आय जोड़ी, तो आपको प्रत्येक बच्चे के संबंध में, यानी तीनों बच्चों के संबंध में आपको 1500 की कटौती मिलेगी। तो बी वाला 2 बच्चों की लिमिट नहीं है। हाँ, जब हम एटीसी पढ़ते हैं वहाँ बच्चों की ट्यूशन फीस चुकाते हैं तो वहाँ 2 बच्चों की लिमिट है। जब हम सैलरी पढ़ते हैं वहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ते हैं, 100 रुपये प्रति माह का लिमिट है, वहाँ 2 बच्चों की लिमिट है। लेकिन इस धारा 1032 में 2 बच्चों की लिमिट नहीं है। दूसरी बात, ये जो कटौती ही मिलती है, ये नियम है, ये पुरानी कर व्यवस्था में है। अगर कोई करदाता नई कर व्यवस्था को ऑप्ट करता है तो फिर ये 1500 रुपये प्रति बच्चे वाली कटौती नहीं मिलेगी, नई कर व्यवस्था में नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो इसके बाद बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक फर्म ने पूरा, चलो क्वेश्चन आ जाने दो फिर बात कर लेते हैं। एक फर्म ने अपने पार्टनरशिप डीड के अनुसार वर्ष 2023-24 में अपने साझेदारों को 7.5 लाख रुपए का भुगतान किया है। 7.5 लाख रुपए रेम्यूनरेशन का भुगतान किया है, जबकि इनका बुक प्रॉफिट 10 लाख है। तो धारा 40B के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य पारिश्रमिक क्या है? तो पार्टनरशिप फर्म का एक क्वेश्चन है, वहाँ पे बुक प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख रुपए। तो इसमें से जो पहला 3 लाख रुपए होता है उसमें आप 90% तक रेम्यूनरेशन दे सकते हो, और जितना भी आपका शेष प्रॉफिट होता है उसमें आप 60% तक का रेम्यूनरेशन दे सकते हो। यानी अगर आपके बुक प्रॉफिट जो कि खास तरीके से निकलते हैं वो 10 लाख रुपए हैं, तो इसमें जो पहला 3 लाख है उस पे 70% निकाल लो, बाकी की जो रकम है उस पे 60% निकाल लो, 7 लाख का 60% निकाला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6,90,000 रुपये तक का रेम्यूनरेशन आप दे सकते हो। इन लोगों ने 7.5 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दिया, वो डिसअलाउ होगा। 6,90,000 का रेम्यूनरेशन अलाउ होगा। इन्होंने पूछा अपन से व्हाट इज द रेम्यूनरेशन अलाउेबल अंडर सेक्शन 40B। तो एक तो इसकी धारा याद रखनी है, धारा 40B है, और दूसरा ये नियम याद रखना है 90% और 60% वाला मैंने जो नियम बताया वो, और 6,90,000 रुपये की आपको डिडक्शन मिलेगी, 7.5 लाख की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और मैं आपको कुछ बातें बता दूं, अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक का रेम्यूनरेशन दे सकती है। इन केस ऑफ लॉस 1.5 लाख तक का रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, और अगर प्रॉफिट है तो पहले 3 लाख रुपए तक 90% दिया जाएगा, और उसके बाद जो होगा उस पर 60% दिया जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा रेम्यूनरेशन केवल एक्टिव पार्टनर को दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप एक्टिव को भी दे सकते हो, स्लिपिंग को भी दे सकते हो, लेकिन रेम्यूनरेशन ओनली एंड ओनली एक्टिव पार्टनर को दिया जाता है। मैंने यहाँ पे फिर से एक बार कैलकुलेशन समझाया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान पर निम्नलिखित व्यय में से किसमें से कटौती की अनुमति नहीं है? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए या सोशल साइंस के लिए या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं तो क्या नियम है, उसकी आपको कटौती मिलती है। लेकिन अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हो, यानी खुद ही साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करते हो, तो मैं नियम बता देता हूँ। खुद ही साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करते हो तो रेवेन्यू खर्चा अलाउ होगा, कैपिटल खर्चा अलाउ होगा, और अगर आपने जिस वर्ष में बिजनेस शुरू किया है उस वर्ष से पहले के 3 वर्षों में अगर आपने रेवेन्यू खर्चे किया है तो वो अलाउ होगा। मैं फिर बोलता हूँ, जिस वर्ष में आपने बिजनेस शुरू किया है उससे पहले के 3 वर्षों में अगर आपने रेवेन्यू खर्चा किया है सैलरी पे और मटेरियल पे तो वो अलाउ होगा। तो अब इसमें पहले पॉइंट में लिखा है अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाए तो क्या होगा, अलाउ होगा। तो ये पहला क्या है, अलाउ है। सेकंड में लिखा है व्यापार शुरू होने से पहले के 3 वर्षों के दौरान अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च में लगे गए कर्मचारियों को सैलरी दी है या मटेरियल का भुगतान किया है, उसके ऊपर रेवेन्यू खर्चा किया है, तो ये क्या होगा, अलाउ होगा। और ये कह रहा है कि अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च पर कैपिटल खर्चा किया तो वो क्या होगा, वो भी अलाउ होगा। फिर ये क्या कह रहा है कि हमने साइंटिफिक रिसर्च के दौरान भूमि खरीदी, तो केवल एक भूमि को एक्सक्लूड किया गया है। अगर आप लैंड एक्वायर करने पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो वो अलाउ नहीं होता। लैंड के अलावा बाकी मैंने सारे बताए, ये सारे अलाउ होते हैं। ठीक है, इसके नियम पीछे लिखे हुए हैं, ये नियम आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं मेन बता देता हूँ कि यदि वैज्ञानिक अनुसंधान है तो जमीन का अधिकार खरीदने के लिए या जमीन खरीदने के लिए कोई धनराशि व्यय की जाती है तो इस प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर की कोई कटौती नहीं मिलती है। ये प्रोविजो दिया हुआ है सेक्शन 35(2) में। प्रोविजो को बोलते हैं परंतुक, कि वैसे तो नियम ये है परंतु भूमि पे आपको कटौती नहीं मिलेगी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 37 के तहत व्यय का दावा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी नहीं करनी है? देखिए,
आपका जो पीजीबीपी हेड होता है, ठीक है, पूरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड गेन, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से कैलकुलेशन करते हैं तो एक तरफ इनकम लिखी जाती है, एक तरफ खर्चे लिखे जाते हैं। धारा 30 से लगाकर 36 तक में बताया गया है कि कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं। धारा 3 से 36 में, 30 से 36 में बताया गया है कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं। एक सेक्शन 37 है, ये रेजिड्यूरी सेक्शन है। मतलब क्या होता है, बिजनेस के खर्चों की लिस्ट अथाह है, वो धारा 30 से 36 में सारे खर्चे नहीं आ सकते। तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई खर्चा ऐसा है जो बिजनेस रिलेटेड है, ऐसा खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ऐसा खर्चा जो पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है और जो बिजनेस के लिए है, वो अलाउ होगा। अगर वो सेक्शन 30 और 36 से नहीं भी आता है, वहाँ पे अगर कवर नहीं भी होता है, तो वो सेक्शन 37 के अंदर आ जाएगा। तो सेक्शन 37 के अंदर आप जा पाओ तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि वो खर्चा विशिष्ट धाराओं से कवर नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। वो खर्चा, सी पढ़ रहा हूँ मैं पहले, वो खर्चा पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है। वो खर्चा पूरी तरह से या खास तौर से बिजनेस के लिए किया जाना चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ इन्होंने लिख दिया है बी पॉइंट में कि वो खर्चा कैपिटल नेचर का होना चाहिए, जबकि नियम ये है कि वो खर्चा कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस के अंदर पीएनएल के अंदर आप वही खर्चे दिखा सकते हो जो रेवेन्यू नेचर के हों। इन्होंने बातें में मैं आपको पटा के बोल दिया कि वो खर्चा ऐसा होना चाहिए जो कैपिटल नेचर का होना चाहिए, तो कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउ नहीं होता। मैं आपको फिर भी एक बार नियम बताऊं तो ये कह रहा है, खुद भी मानता है ये, कि कहता है कि बिजनेस के लिए हम कौन कौन से खर्चों को अलाउ करें इसकी कोई फुल एंड फाइनल सूची नहीं बना सकते। इसीलिए हमने सेक्शन 37 में एक प्रोविज़न किया है। वो कहता है कि अगर कोई खर्चा ऐसा है जो 30 से 36 में नहीं आ रहा है और वो खर्चा अगर कैपिटल नेचर का या पर्सनल नेचर का ना हो और पूरी तरह से या मेनली बिजनेस के लिए हो, तो ऐसे खर्चे को हम सेक्शन 37 के अंदर अलाउ कर देंगे। मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पे उन्होंने उल्टी बात लिखी थी। ठीक है, सो होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थोड़ा टेक्निकल वीडियो था, बड़ा वीडियो था, पर काम का रहा होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात कहनी हो, बतानी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।